नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की और विषय है पॉलिटी। पॉलिटी की कक्षा 6 की एनसीईआरटी मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यूनिट 1 हम एक एक फुल स्टॉप, बिंदी, कामा, एक एक लाइन, एक एक फिगर, दिए हुए फिगर का अर्थ समझते हुए चलेंगे। और जो मैं आपसे वादा किया था कि एनसीईआरटी लेकर के आपके समक्ष में उपस्थित होंगे, आज वो दिन आ गया है और हम एनसीईआरटी लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आइए इसको हम देखते हैं। यूनिट 1 के तहत हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक फुल स्टॉप, बिंदी, कामा भी हम देखते हुए चलते हैं। टॉपिक है विविधता की समझ, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जानते हैं किसी भी समाज के लिए विविधता वहां की ताकत बन जाती है, लेकिन यदि अराजक तत्वों का समावेश हो जाता हो उस सोसाइटी में, तो यही जिसे आप अपना विरासत समझते हैं, जिसे अपनी मजबूत ताकत समझते हैं, वही विविधता, जैसे जातीय विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, भौगोलिक विविधता, जलवायु विविधता, ये सब यहां तक कि प्रजाति विविधता, ये नासूर बन जाते हैं, नासूर कैंसर बन जाते हैं। जबकि इसको बनना क्या चाहिए था? समाज की ताकत। तो सारी मैकेनिज्म, सारा सिस्टम इस विविधता को समाज की ताकत बनाने में लगे हुए हैं। ये चैलेंज है, इस चैलेंज को जीतना, चुनौती को सामना करना है और क्या करना है? स्थापित करना है। इसको कैसे स्थापित करना है? ताकत के रूप में, विकास के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम इस्तेमाल कर पाए विविधता को, ये प्रयास करना है। तो इस यूनिट में, इस चैप्टर में आप पढ़ के यही समझेंगे कि विविधता क्या होती है, विविधता के फायदे क्या हैं, और विविधता को यदि सही तरीके से समायोजित नहीं किया गया तो यही विविधता कैसे समाज के लिए नासूर बन जाती है। आइए तमाम उदाहरणों के द्वारा इसको हम समझेंगे। आइए देखते हैं इसको। देखिए, यहां दिया हुआ है एनसीईआरटी की बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें किसी पर्टिकुलर, किसी पर्सन को इंडिकेट करके कोई बात कहा जाता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है? अब देखिए बात आ रहा है यहां पे, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? इसका मतलब आपके जैसी होगी। यहां हमने सोच समझकर विशेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है जो पूरे पाठ में चलता है। ध्यान रखिएगा, यही एनसीईआरटी की खूबसूरती है। शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले। शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। देखिए एनसीईआरटी ने यहां पे लिखते समय संबोधन में किस जेंडर का इस्तेमाल किया गया है? फीमेल। तो ध्यान रखिएगा, इसका मकसद यह है कि पठन पाठन के क्षेत्र में लड़कियों को भी समान स्थान और समान अवसर मिलने चाहिए। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मानकर क्या किया गया है? पुल्लिंग रूपों का ही प्रयोग किया जाता है और यह मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी रूप में शामिल है। यहां हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला है, यानी कि जहां पहले जेंडर में मेल को चूज किया जाता था एड्रेस करने के संदर्भ में, संबोधित करने के संदर्भ में, वही एनसीईआरटी में यहां पे क्या किया गया है? फीमेल को एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है, यानी कि हम क्या किया गया है? स्त्री को संबोधित करके सारी चीजें बताई गई हैं। स्त्रीलिंग, ध्यान रखिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए अध्याय 1 शुरू होता है और ये चैप्टर क्या है? विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। यहां पे देखिए दिया हुआ है कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए और देखिए कि क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो।
जस्ट लाइक यू, आपकी तरह से कोई दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई जेंडर के आधार पर भिन्न है, तो कोई रंग के आधार पर भिन्न है। आ रही बात समझ में? कोई खान पान, विशेष खान पान, कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई दोनों, शाकाहारी कोई प्रीफर करता है, मांसाहार कोई प्रीफर करता है, कोई अलग धर्म का होगा, कोई अन्य धर्म का होगा, कोई अलग जाति का होगा, कोई दूसरी जाति का है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि उस कक्षा में, उस क्लास में विभिन्न जाति के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, कई धर्मों के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, कई रंग रूप के लड़के होंगे, कोई नाटा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मीडियम साइज का होगा, कोई मोटा होगा, तमाम तरह की, किसी का पोशाक, हालांकि लेकिन सबके पोशाक स्कूल में आप देखते हैं ड्रेस कोड होता है। उसी विविधता को एकता में बदलने के लिए कॉलेज में, स्कूल में आप देखते होंगे ड्रेस कोड कंपलसरी होता है, ताकि यूनिटी दिखाई दे, सब में एकता दिखाई दे। और अमीरी गरीबी का जो भेद होता है, एक ये भी मकसद होता है, उसको भी मिटाने के लिए ड्रेस कोड को कंपलसरी किया जाता है, ताकि आपकी मानसिकता, चूंकि आप समाजीकरण लर्निंग के फेज में होते हैं, तो आपकी मानसिक पटल पे यह चीज अंकित हो जाए। कितनी विविधता होते हुए भी यहाँ पे एकता को प्रदर्शित करने वाला एक चीज है, वो है ड्रेस कोड। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। आप देखिए नवोदय विद्यालय है, और ये नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय है। वहां पे क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आते हैं। या जब कहीं आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, फिर वहां पे आपको विविधता दिखाई देता है। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो भिन्नताएं हैं, ये हमारे जीवन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं और कई तरह से रोचक बनाती हैं। ध्यान रखिए, आपके वहां कभी नवरात्र होता है हिंदू धर्म में, तो वही मुस्लिम में रोजा का अवसर होता है, रोजा आता है। और ईद आएगा, तो अब साथ में क्लास में बच्चे रहते हैं, तो ईद के अवसर पे अपने वहां से खाने पीने की चीज लेकर के आते हैं। उनका खाद्य सामग्री आपके नवरात्र से डिफरेंट होता है। तो ये विविधता आपको रोचकता पैदा करेगा, आखिर ऐसा ही लोग क्यों करते हैं, इस विविधता का कारण क्या है। आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है, सोचने की क्षमता, यदि आप इस पे ध्यान देंगे तो वही कह रहा है कि रोचक एवं समृद्ध बनाती है हमारे जीवन को कई तरह से। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। कहा जाता है कि भारत में विविधता है, किसकी वजह से, इन भिन्नताओं के कारण। प्रजाति भिन्नता, जातिगत भिन्नता, धार्मिक भिन्नता, भाषाई भिन्नता, यानी इतनी विभिन्नता की वजह से ही भारत में क्या है, विविधता है। और विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है, ये ध्यान रखिएगा, किस तरह बेहतर बनाती है। ये अनेकता या विभिन्नता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। आप थोड़ा सा भी एनवायरमेंट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जैव विविधता, जीवों में जितनी विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी जितना पाया जाता है इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जितना ज्यादा विविधता पाया जाता है, उतना ही पर्यावरण के लिए बेहतर होता है। उसी तरह से साथियों, समाज में जितनी ही विविधता पाई जाती है, वह विविधता समाज के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, चूंकि भारत, ध्यान रखिएगा, सभी संस्कृतियों का पालना रहा, सभी को शरण दे दिया। कई आक्रमणकारी भी आए और यहीं रह गए, बस गए। कोई बच के आया, शरण लिया, उसको भी हमने क्या कर दिया, शरण दे दिया। तो भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट यहां पे उठा है कि क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, अर्थात ये जितना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, इन सभी प्रश्नों का जवाब इसी चैप्टर में आपको आगे मिल जाएगा।
यहां पे क्या दिया हुआ है कि आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ऊपर चित्र था, एक बार देख लेते हैं। ये तीन बच्चों ने चित्र बनाया है। इसका चित्र इसके चित्र से अलग है, इसका चित्र इसके चित्र से अलग है, और इसका चित्र बिल्कुल अलग है, अर्थात तीनों का चित्र एक दूसरे से क्या है, अलग है। अब देखिए यहां पे क्या कहा गया है कि आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। मान लीजिए मैं अपना चित्र बना लिया, ये देखिए, मान लीजिए मैंने ये चित्र बना लिया अपना। क्या आपका चित्र अन्य तीन चित्रों जैसा ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरा चित्र तीनों से क्या है, डिफरेंट है, भिन्न है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसीलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। साथियों आप देखते हैं फिंगरप्रिंट, इस संसार में किसी का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करता है। यह विविधता ये प्रकृति ने हमको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, उसी तरह से हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह से हमारे रूप रंग, हमारे खान पान, हमारे सोच, हमारे रहन सहन, सभी चीजों में भिन्नता मौजूद है, दिखाई देता है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट में 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भरना है। और ये देखिए कह रहा है कि अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। पहले सेंटेंस में कह रहा है कि बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करती हूं। क्या पहनना पसंद करती हूं? आरामदायक वस्त्र, आरामदायक कपड़े, आरामदायक कपड़े, है ना? बाहर जाते समय मैं आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करती हूं। मैं, दूसरा सेंटेंस क्या है कि मैं घर में स्थानीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज में बात करती हूं। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। फिर मुझे महापुरुषों के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। यानी कि इन 4 वाक्यों में आपने जो फिल इन द ब्लैंक को आपने क्या किया, खाली जगह को आपने फिल किया, तो उसमें आपने देखा कि यदि यही काम आपके टीचर के द्वारा, आपके अध्यापिका के द्वारा सभी बच्चों को दे दिया जाए तो इस यानी इन सभी जगहों पे शब्द अलग अलग हो सकते हैं। ये दर्शाता है कि आपके स्वभाव में, आपके खान पान में, आपके पसंद में भी विभिन्नता है, भिन्नता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है, अर्थात किसी की सूची सभी आपकी सूची से मैच कर जाती है? शायद नहीं हो। यहां पे क्या कहा गया है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है, यानी कि महापुरुषों के बारे में किताब पढ़ना पसंद है? कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं, अर्थात उनमें और आप में समानता मौजूद है, और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कई ऐसा आयाम है, कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर आप और आपके साथी कक्षा के एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं पर आपके साथी से बिल्कुल भिन्नता है, अर्थात दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। अब देखिए, दोस्ती करना
सेंटेंस क्या बन के क्या हेडिंग बन क्या है, दोस्ती करना। यानी कि क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि किसी इंसान की केमिस्ट्री जब किसी से मैच करता है तब उससे वार्तालाप करता है, उससे कुछ संबंध स्थापित करता है, दोस्ती यारी करता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, जो भाषा ही आपकी भाषा को न जानता हो, फिर कैसे संवाद आप क्रिएट करेंगे। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। अब देखिए दिया हुआ कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया और मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था। एक लड़का था जो फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ था और छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद, दिल्ली में है, जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। वो लड़का क्या था, फटा चिटा पुराना कपड़ा पहना हुआ था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में, जिसे आप क्या बोलते हैं, हिंग्लिश बोलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला करके सुनाता रहता कि आज का ताजा खबर, और उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उच्चारण करके क्या करता है, सुनाता है। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, भौचक्का हो गया और उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। बिल्कुल। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। इसका मतलब क्या है, उसके पहनावे, उसके हाव भाव से बच्चे ने कहा आप तो दिखने में ऐसे लगते हैं कि अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? इसका मतलब लड़के को यह अंदाजा नहीं था, लड़के को यह अनुमान नहीं था कि वह व्यक्ति जो है हिंदी पढ़ भी सकता है। यानी उसकी मानसिकता ये थी, उसके मस्तिष्क में ये था कि जो सूट बूट टाई कोट पैंट वाले लोग होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में ही संवाद करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। अब देखिए क्या ये साइकिल सवार व्यक्ति क्या कह रहा है, कह रहा हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूं। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूं, पढ़ सकता हूं और लिख भी सकता हूं। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी विषय के साथ हिंदी पढ़ी है, अर्थात अन्य विषयों के साथ हिंदी भाषा का भी हमें ज्ञान है, ऐसा इसने बोल दिया। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह लड़का बेचारा फटा चिटा कपड़ा पहना था, वह स्कूल कभी नहीं गया था, तो अब उस बच्चे को कोई कैसे समझा पाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे इसको समझाऊं। वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हाथ का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वो दिन तो बीत गया, अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह बालक फिर से वहां पर आया और वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब देख लीजिए, जब उसको पता चल गया कि इसको ये भाषा का ज्ञान है तो दोनों में एक संबंध बेहतर हो गया, एक क्रेता और दूसरा विक्रेता का संबंध हो गया। है आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। लड़का पूछा ये सब्जेक्ट क्या चीज है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। आ रही बात है समझ में। अब देखिए उसने बोला, ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी,
सो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो? तो क्या जवाब दिया? कभी नहीं। ठीक है। फिर बात चढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मैं जब इतना ऊंचा था यानी इतना छोटा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। देखिए बाल श्रम की तरफ इशारा किया गया है यहाँ पे। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूं। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? उस लड़की ने पूछा कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में सब कुछ डूब गया। बाकी की आवाज उस तक नहीं पहुंची। और उसने बोला कि मेरा नाम समीर है। क्या उसने बोला? कि मेरा नाम समीर है। देखिए मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आइए देखिए नाम क्या है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल थोड़ी सी डगमगा गई। मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया कि मेरा नाम भी समीर है जिस तरह से तुम्हारा नाम है। अब देखिए दोनों में कुछ समानता आ गई। एक पढ़ा लिखा था और एक अनपढ़ था। ये भिन्नता आ गई। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हां, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अर्थात जब किसी भी व्यक्ति के अंदर समानता कहीं विद्यमान होता है तो व्यक्ति एक दूसरे के करीब आना चाहता है। ध्यान समझिएगा, चाहे वो जाति की समानता हो, चाहे धर्म की समानता हो, चाहे लिंग की समानता हो, चाहे क्षेत्र की समानता हो। जैसे कभी आप देखिए, आप मुंबई में जाते हैं और आप गोरखपुर जनपद से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद जनपद से बिलोंग करते हैं, कहीं किसी जनपद से बिलोंग करते हैं, उस जनपद का भी कोई व्यक्ति मिल जाता है। जैसे मैं एक बार बाइक लेकर के जा रहा था, अभी कल परसों की ही बात है, और इलाहाबाद के दारागंज के इलाके में एक एसआई, सीआरपीएफ में एसआई था, और उस बंदे ने मेरी गाड़ी रोक करके मुझसे पूछा कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं? और वो मेरे गाड़ी का नंबर देखा यूपी 53 देख करके मुझसे पूछा। तो मैंने कहा हाँ मैं गोरखपुर से हूं। तो कहा मैं भी गोरखपुर से हूं। तो कुछ कॉमन दोनों में दिखाई दिया। उसकी भी बाइक पे यूपी 53 था, मेरी भी बाइक पे यूपी 53 था। अब ये संयोग से उसका नजर मेरे बाइक के नंबर प्लेट पे पड़ा। तो जब कहीं किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई चीज सामने वाले से मैच करता है, यानी कि समानता युक्त उसे लगता है, तो वहां पे चेहरे पे स्माइल जरूर आता है। मन करता है कि उससे बात किया जाए, उसके करीब पहुंचा जाए। इसको बोलते हैं आत्मीयता। समानता के तत्व यहां पे चूंकि समीर समानता था, उसका भी नाम समीर, इसका भी नाम समीर, तो दोनों में कुछ समानता आया। और क्या हुआ? क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? तो जवाब आया हां। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? उसने पूछा कि तुम्हें पता है समीर का अर्थ? उस बड़े लड़के ने पूछा कि तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा और पवन, और तुम्हें पता है कि पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? तो जवाब आया हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। अब देख लीजिए, तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, इसमें बड़ा गहरी राज छुपा हुआ है, ध्यान समझिए। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हां ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। अब देखिए, समीर 1 वो हो गया, समीर 2 वो हो गया। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया, और मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। अब दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए थे।
मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसने कहा, लड़के ने कहा मेरठ बहुत गड़बड़ हो गई, वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। देखिए, लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूं, वह बोल पड़ा। यह समीर मुसलमानों में भी नाम होता है, समीर हिंदू में भी नाम होता है। तो क्या बोला वो, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूं, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई, क्योंकि दंगे सांप्रदायिक थे, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई कि ये कहीं हम भी दंगे का शिकार न हो जाए। अब ध्यान रखिए, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हीं दोस्त बनने से रोक पाए? नहीं न रोक पाए दोस्त बनने से। यानी कि आप में विविधता भी है, डिफरेंसेस भी है, तो वो डिफरेंसेस आपको एक होने में अलग नहीं कर पाए। वहां देखिए, सांप्रदायिक रूप से दोनों एक दूसरे से अलग थे। गरीबी अमीरी के रूप में देखा जाए दोनों एक दूसरे से अलग थे। पोशाक पहनावे के रूप में देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से अलग थे। साक्षरता की बात आए, एजुकेशन की बात आए, एक एजुकेटेड पर्सन था और एक एजुकेटेड पर्सन नहीं था। दोनों में डिफरेंसेस था। एक बाल श्रम के चपेट में पड़ गया था, दूसरा बाल श्रम के चपेट में नहीं था। इस तरह से तमाम विभिन्नताएं थी। इतनी विभिन्नताएं, लैंग्वेज बैरियर, ये कई भाषाओं का जानकार था, हिंदी अंग्रेजी दोनों जानता था और ये इंग्लिश जानता था। इतनी विविधताओं के होने के बावजूद भी एक समीर दूसरे समीर से दोस्ती कर ही लेता है। एनसीईआरटी कह रहा है कि आपके सोसाइटी में भी इस विविधता के होते हुए भी आप एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण जीवन कैसे स्थापित कर पाएंगे, यही चैलेंज है। और यही गांधी जी भी आजादी के समय में छुआछूत भेदभाव, धार्मिक संप्रदाय के आधार पे, धर्म संप्रदाय के आधार पे जो दंगे हो रहे थे, जो अलगाव जो फूट पड़ रहा था, यह समाज के लिए नासूर था। अंग्रेज इसीलिए आए जब भारत में, तो आपको पता होगा उन लोगों ने भारत के समाज को देखा, समझा और यहाँ की संस्कृतियों पे बड़े दीवाना हो गए। और उनको पता था कि इनकी कल्चर ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए उन लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि फूट डालो और राज करो, इनको अलग कर दो, तभी तुम राज कर पाओगे। और यदि निश्चित तौर पे हमारी विविधता में फूट बहुत आसानी से हो सकती थी, लेकिन इस विविधता को हम ताकत बना लें, जिस तरह से दोनों समीर ने ताकत बना करके दोस्ती का एक नया पैगाम भेज दिया समाज में, उसी तरह से हम भी इस विविधता युक्त माहौल में रहते हुए भी, चाहे जाति की विविधता हो, चाहे धर्म की विविधता हो, चाहे भाषा की विविधता हो, चाहे किसी प्रकार की विविधता हो, उसको दरकिनार करते हुए उसे एक सौहार्दपूर्वक जीवन जीने का तरीका हम बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा जीवन क्योंकि विविधता से युक्त है, आपको रोचकता, बार बार रोचकता मिलेगी देखने की, बार बार त्योहार मिलेगा, बार बार आपको मेले जाने का अवसर मिलेगा। कभी मुहर्रम का मेला, कभी नवरात्र का मेला, दुर्गा पूजा का मेला, ईसाई धर्म के त्योहार उत्सव का आप मजा लेते हुए पाएंगे। विभिन्न धर्मों के जो त्योहार हैं, उन त्योहारों का आप मजा लेंगे। आगे बात समझ में? आइए अब हम देखते हैं, ध्यान रखिए। अगले दिन मैंने देखा कि वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहां गया। दूसरे नंबर का समीर अर्थात छोटा समीर, ये लिखा हुआ देखिए, पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित, यानी कि द लाइट्स चेंज्ड
एक कहानी है, उसी कहानी पर आधारित है ये पोयली सेनगुप्ता की कहानी है। ध्यान से समझिए, जहां समीर एक ज्यादा एज वाला बालक था, जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। आ गया डिफरेंसेस। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। बात करना महत्वपूर्ण था, इसका मतलब साथियों क्या है? आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। आवश्यकता सबसे बड़ी जाति है, आवश्यकता सबसे बड़ी धर्म है, आवश्यकता सबसे बड़ा क्षेत्र है, आवश्यकता सबसे बड़ा मजहब है। अर्थात जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र जैसे पूर्वाग्रह को दरकिनार करते हुए आवश्यकता इंपॉर्टेंट होता है। क्या कभी आपने देखा कि किसी अध्यापक ने किसी शिष्य से पूछा कि तुम किस जाति के हो? वो एडमिशन लेकर के पढ़ा करके अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करना चाहता है। क्या कभी आपने देखा किसी डॉक्टर ने किसी मरीज से पूछा तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस मजहब से हो? उसके लिए उसका मरीज भगवान होता है। आवश्यकता महत्वपूर्ण होता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग है। एक धार्मिक तौर पे हिंदू धर्म का बच्चा है और दूसरा धार्मिक दृष्टिकोण से मुस्लिम धर्म का बच्चा है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग है। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हुई। यानी कि यदि आप चाहेंगे तो विविधता आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। दोनों दोस्ती करना चाहते थे, दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। अब देखिएगा, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ध्यान रखिएगा, विविधता के पहलू क्या क्या गया? खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। तो सभी प्रकार की भिन्नताएं विविधता के पहलू नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग है। समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। अब देखिए क्या अलग थे। समीर, उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो क्या करता था? अखबार बेचता था, क्योंकि गरीब था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं, अवसर। इसीलिए राइट टू एजुकेशन आया साथियों, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, ताकि इन बच्चों को और निःशुल्क शिक्षा की बात किया गया। आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटी में भी आपके एजुकेशन की बात किया गया है, डीपीएसपी में भी बात किया गया है, एंड फंडामेंटल राइट में भी बात किया गया है। तो समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यानी ये सब अंतर, इन सब अंतरों से क्या है? बहुत ज्यादा अलग है। यह विविधता का रूप नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह विविधता का रूप नहीं है। विविधता का रूप ये था। विविधता का रूप क्या था? खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा। सब, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्रकार की भिन्नताएं विविधता का रूप नहीं होती है। आ रही बात समझ में? बल्कि ये गैर बराबरी का रूप है। ये क्या है? गैर बराबरी का रूप है। किसी को पढ़ने का अवसर है, किसी को पढ़ने का अवसर नहीं है। किसी को रोटी है, किसी को रोटी नहीं है। किसी को आवास है, किसी को आवास नहीं है। ये गैर बराबरी है, ये असमानता है। इनको हम विविधता का रूप नहीं मानेंगे। यही अंतर है कि आप विविधता किसे मानते हैं? विविधता मानेंगे खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की
विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। मैं फिर से वहां वापस चल रहा हूं। पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की जो भिन्नताएं हैं ये विविधता के पहलू हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां से क्या मैसेज निकल करके आया, आपने क्या सीखा अभी जो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उससे ये चीज निकल के आता है साथियों कि सभी प्रकार की भिन्नताएं विविधता के पहलू में नहीं आती। केवल खान पान, पहनावा यानी जिसको हम वेशभूषा बोलते हैं, धर्म और भाषा इत्यादि में जो भिन्नताएं दिखती हैं ये विविधता के पहलू हैं। यहां देखिए, समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो वास्तव में गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती, अर्थात आर्थिक तौर पे वो समृद्ध नहीं है। यह फर्क उस फर्क से अलग है, इस फर्क से जिसको भी हम लोगों ने देखा, यहाँ का खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, यह विविधता का रूप नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है, असमानता का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन, पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, अर्थात एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है। यह असमानता और यह असमानता विविधता का रूप नहीं हो सकता। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है बल्कि यह क्या है, असमानता का रूप है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। तो गरीबी और अमीरी विविधता नहीं है कि कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग और अमीर हैं। यह तो असमानता है और यह असमानता खराब होता है समाज के लिए। लेकिन समाज में विविधता जो पाया गया है, धर्म के आधार पर विविधता, भाषा के आधार पर विविधता, पहनावे के आधार पर विविधता एवं खान पान के आधार पर विविधता, यह विविधता किसी भी समाज के लिए ताकत बन सकती है, रोचकता का कारण बन सकती है। लेकिन यह असमानता यह समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। आइए हम देखते हैं, यही एनसीईआरटी की साथियों खूबसूरती होती है। देखिए, जाति व्यवस्था जो है ना वो विभिन्नता का, विविधता का पहलू नहीं है बल्कि जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इसीलिए जाति व्यवस्था को समाज में खराब माना गया है। ध्यान समझिएगा, इस व्यवस्था में समाज को क्या कर दिया गया, अलग अलग समूहों में बांटा गया है और इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, किस किस तरह का स्किल लोगों के पास था, उस तरह के लोग कार्यों में इन्वॉल्व हो गए थे। और लोग जिस जात में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे, अर्थात बाय बर्थ जिस कास्ट में आप पैदा होते थे उसी कास्ट में आपको मरना है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है यहां पे कि समीर 2 यानी छोटा वाला बालक स्कूल क्यों नहीं जाता था। आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। अब देखिए, यहीं पे आएगा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को जो मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। यदि उस समय आज की डेट में देखा जाए तो समीर 2 स्कूल जा सकता है निश्चित तौर पे। अनुच्छेद 21A क्लास ए प्रावधान करता है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और यहां तक कि राज्य के नीति निषेध तत्वों में भी इसका उल्लेख किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी में भी उल्लेख किया गया है शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में। यहां ध्यान रखिए, अब हम यहां पे एक बॉक्स बनाया गया है, इसको भी समझेंगे। यहां पे लिखा गया है उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। समीर 1 और समीर 2, क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। अब देखिए, हो सकता है कि रक्षाबंधन का त्योहार समीर 1 भी मनाता हो, समीर 2 भी मनाता हो सकता है। या
दोनों में गहरी दोस्ती है तो ईद वो भी मनाए, ईद वो भी मनाए, ऐसा भी हो सकता है। या नाग पंचमी वो भी मना सकता है, ये भी मना सकता है दोस्ती यारी की वजह से। या कोई हिंदू का त्योहार हो उसमें भी शरीक हो सकता है, या कोई मुस्लिम का त्योहार हो तो सभी एक भी उसमें शरीक हो सकता है। अब हम देखते हैं साथियों, कह रहा है कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जात कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी, यानी कि कुम्हार का ही काम कर सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। आज भले ही जात व्यवस्था थोड़ा सा नरम हुआ है, शिथिल पड़ गया है, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। इससे क्या पैदा हो गया? गैर बराबरी पैदा हो गया, असमानता पैदा हो गया। लेकिन आज जब अवसरों में समानता आ गया, सभी पढ़ लिख करके डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, योग्यता में क्षमता का के आधार पर जब एजुकेशन को चुनने की बात आई, आप योग्य हैं तो आप पढ़िए डॉक्टरी, आप योग्य हैं तो पढ़िए इंजीनियरिंग, पढ़िए आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए। तो ये गैर बराबरी धीरे धीरे क्या होने लगा? खत्म होने लगा। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे, यानी कि अगले चैप्टर में इसको समझाया जाएगा। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना है साथियों, अब ध्यान में देना है साथियों यहां पे हमको कि ये विविधता जो है, डाइवर्सिटी, ये विविधता जो है वो हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, प्रॉस्परस कैसे बनाती है। ये विविधता, जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बन गए, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत ही अलग होंगी, पहनावे के संदर्भ में अलग होंगी, भाषा उनका अलग हो सकता है, खान पान उनका अलग हो सकता है, उनका कल्चर अलग हो सकता है। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। सूची बनाइए। अब देखिए कितना अच्छा बात कह रहा है एनसीईआरटी कि सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। गुजरात गए हैं, ढोकला खाए हैं, साउथ इंडिया गए हैं, इडली सांभर खाए हैं, नॉर्थ इंडिया में दही चूड़ा खाए हैं। इस तरह से कौन कौन से व्यंजन आप खाए हैं, अपनी मातृभाषा के अलावा यानी मदर लैंग्वेज के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानती हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत के व्यंजन अलग अलग कौन कौन से हैं, अपनी मातृभाषा के अलावा कौन कौन से भाषा आप जानते हैं, भाषाई विविधता और खान पान की विविधता के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से क्या करते हैं? प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी, अर्थात जो उनके जीवन में घटित होता है उससे संबंधित वो कहानियां लिखते हैं। कुछ अन्य लोगों ने क्या किया? राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, अर्थात बचपन की बातों को कहानियों का रूप दिया उन लोगों ने। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। तो कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों
या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे? उन्हीं चीजों से संबंधित कहानियां लिख पाएंगे ना, जिससे वो डेली रूबरू हो रहे हैं। अब देखिए, बताया जा रहा है कि भारत में विविधता, अब हम भारत में विविधता की बात कर रहे हैं कि भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं और अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह यदि गहराई से चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। ध्यान रखिएगा, एक ही चीज किसी अदृश्य सत्ता का ध्यान करते हैं, साधन बस अलग अलग धर्मों के द्वारा अलग अलग साधनों उपायों का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सब उसी अदृश्य सत्ता की आराधना करता है हर एक व्यक्ति। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अब सवाल उठता है कि हम विविधता को कैसे समझें, है ना। करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, हमारे जीवन में ये सब नहीं था, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। तरीका अलग था। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। इसका उद्देश्य क्या था? या तो खेती और बसने के लिए जमीन की तलाश करना, या फिर व्यापार के लिए ये यात्राएं की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, क्या लगता था? बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह क्या कर लेते थे? प्रस्थान कर जाते थे, माइग्रेट कर जाते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। ध्यान रखिए, नई जगह माइग्रेट कर जाते थे, बस जाते थे। इसका मतलब क्या है? माइग्रेशन सूखे की वजह से भी होता है, ये तो पता ही आपको। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। यानी व्यक्ति अपना मूल स्थान जहां पे निवास करता था, रहता था, कभी युद्ध की वजह से छोड़ देता था, तो कभी काम की तलाश की वजह से छोड़ देता था, कभी सूखे की वजह से, यानी कि अकाल पड़ गया उसके वजह से छोड़ देता था। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। तो इस तरह से पुराने और नए दोनों का क्या होता था? उनके जीवन में मिश्रण हो जाता था, दोनों कल्चर को जीने लगते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में, ध्यान रखिएगा, उनकी संस्कृति और नए जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती है। यही ध्यान रखिएगा साथियों, जब आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे, तो उसमें आता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपरा को क्या करना है? संरक्षित करना है। तो वह मिलीजुली संस्कृति यही है, इसी को बोलता है सामाजिक, कंपोजिट कल्चर इसको बोलते हैं। मिलीजुली संस्कृति उभरती है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि भारत में विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण आपको दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे लोग क्या किए हैं? कहीं से प्रवास करके लोग आए जरूर है। आगे बात समझ में, अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने किस तरह
विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है ना? किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ध्यान रखिएगा, इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे, यानी कि उनकी पुरानी संस्कृति भी होती थी और नई संस्कृतियां, दोनों संस्कृतियां आपस में क्या हो जाती थी, मिल जाती थी, और इस तरह से संस्कृतियों में क्या जाता, डाइवर्सिटी आ जाता था। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से, ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। विविधता इससे भी उत्पन्न होती है कि लोग अलग अलग भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा ही फर्क है। न केवल वहां के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि न केवल वहां के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। यानी कि खान पान की आदतों में डिफरेंसेस होंगे, काम करने के तरीके भी अलग होंगे, अलग तरीके का काम भी वो करेंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं, कोस्टल इलाके में यदि आप रहते हैं तो वहां सूती वस्त्र उद्योग के फलने और फूलने के अनुकूल अवसर होते हैं। ये समुद्री एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की वजह से होता है। आज बात समझ में? ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। चूंकि वो अनाज उगाते नहीं है, सब्जी उगाते नहीं है, तो उनको भौतिक वातावरण से किस तरीके से गहराई से वो जुड़े हैं, उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है। वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। यहां पे बताया जा रहा है कि आइए भारत के दो भागों, एक है लद्दाख और केरल। लद्दाख ऊपर है, केरल आपका नीचे है। दोनों के आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर, है ना, किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। किसी क्षेत्र की विविधता पर, यदि कोई क्षेत्र विविधता युक्त है तो उसकी विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। यहां देखिए, यहां बताया जा रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि दोनों क्षेत्र यानी कि लद्दाख तथा केरल कहां पर है। आप जानते हैं लद्दाख की स्थिति जो है ऊपर है, नॉर्दर्न पॉइंट पे है, और केरल की स्थिति दक्षिण भारत में है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां वहां के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती हैं, उनकी सूची बनाइए। आई बात समझ में? दोनों के त्योहार में अंतर है, दोनों के खान पान में अंतर है, दोनों के रहन सहन में अंतर है, दोनों के क्लाइमेटिक कंडीशन में अंतर है। अभी देखिए, ये लद्दाख का ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है। अब यहां पे मैं देखिए, ये जो लद्दाख आपको दिख रहा है ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका, तो बताया जा रहा है कि लद्दाख क्या है, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहां पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, यहां पर बहुत ही खेती की कम संभावना है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग
गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। पीने के पानी के लिए लोग बर्फ पे निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। किससे? ध्यान रखिएगा, बकरी है, ये क्या है? गोट है, बकरी है, भेड़ नहीं। यूपीएससी क्या करेगा? यहां भेड़ ऑप्शन में दे देगा। पश्मीना ऊन बकरी से मिलता है, भेड़ से नहीं मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। और कहां मिलता है? लद्दाख में मिलता है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। ध्यान रखिएगा, लद्दाख में खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। लेकिन शाल जो बुना जाता है, पश्मीना शाल, उसकी बुनाई कहां होती है? कश्मीर में होती है। ध्यान, दोनों में फर्क है, अंतर है। बुनाई कहां हो रही है? कश्मीर में। पैदा कहां हो रहा है? ये बकरी से ऊन कहां मिल रहा है? लद्दाख में। यहां के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज है ना, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। अरे बात समझ में, याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहां आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहां आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। रेगिस्तान था, उसके बावजूद भी व्यापारी यहां आने के लिए आकर्षित हुए। अच्छा रास्ता माना गया। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहां कई घाटियां हैं। रीजन क्या बताया जा रहा है? यहां कई घाटियां हैं जिनसे होकर के तिब्बत जाने का मार्ग खुलता है, जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाला, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर के क्या करते थे? चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही, इसी लद्दाख के घाटियों के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहां पहुंच गया? तिब्बत पहुंच गया। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहां पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहां अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। पहले नहीं में आया। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा। क्या है? केसर सागा। ये तिब्बत का ग्रंथ है। यह लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए यदि ग्रंथ एक हो गया तो एकता तो पैदा होगा ही होगा।